तो हम लोग नियतिवाद के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या विचार दिए गए हैं उस पर बात अब कोई भी बात नहीं करेगा, क्लासरूम के बाद बात कीजिएगा, क्लास के बाद। तो उसके अंतर्गत हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? हकल बकल हो गया था, हैकल बैकल का। आज जो हैं दो और बचे हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट उसमें लिखिए रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल, है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नियतिवाद। ठीक है। फ्रेडरिक रैटजेल कहाँ के हैं? फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के हैं और इनका जो समय है वो समय भी लिख लीजिए 1844 से 1904 के बीच में इनका समय है। किसका? फ्रेडरिक रैटजेल का। नियतिवादी हैं तो सिंपल सा, जैसे सारे नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे, उनका मानना था कि प्रकृति ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य की भूमिका क्या है, नगण्य है, और जो प्रकृति है मानव को सबसे ज़्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इसमें एक लाइन लिखिए जल्दी से। इनको मानव भूगोल की सुदृढ़ नींव डालने वाला कहा जाता है। सुदृढ़ नींव मतलब मानव भूगोल को बहुत मजबूत किया इन्होंने, है ना? इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है। इनकी एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये नाम याद रखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है। लिखिए, इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों का पारस्परिक संबंध प्रकाशित, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों का पारस्परिक संबंध स्थापित किया है। ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का उसका नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत। जो सिद्धांत दिया है टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता का सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, लिख लिया इतना। अब सुनिए, इन्होंने जब ये सब पुस्तक लिखा है एंथ्रोपोजोग्राफी, ये आप जब लिखेंगे तो इनका नाम लिखना होगा, पुस्तक है और यह उनका सिद्धांत है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक है ना? पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या हैं? संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं, है ना? कोई भी चीज़ जो आसपास आप देखते हैं वो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करती है और कहीं न कहीं आप भी उसको प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में, है ना? तो मेन ये है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने एक स्टेटमेंट एक बार दिया फ्रेडरिक रैटजेल ने। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो तुलना है वो पक्षी की तरह नहीं की जा सकती है। मनुष्य की तुलना पक्षी की तरह नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की तुलना उस पौधे के तने की तरह कर सकते हैं जो कि जमीन से लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पक्षी जो है वो कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ रहा है ना? तो मनुष्य जो है, अगर आप उसकी तुलना पक्षी से कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पक्षी जो है आकाश में उड़ रहा है, मनुष्य तो उड़ नहीं रहा। मनुष्य किससे जुड़ा है? जमीन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। कहते हैं ना, तुम कितने भी हवा में उड़ लो लेकिन आओगे तो जमीन पे ही, है ना? हवा में नहीं उड़ना चाहिए, है ना? अपने जो है जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, है ना? और जो है ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, घमंड में उड़ना नहीं चाहिए। तो ये सब वही है कि मनुष्य को जमीन से ही जुड़े रहना चाहिए। इसका मतलब यही है कि मनुष्य जमीन से ही जुड़ा हुआ ही है। वह कितना भी विकास कर ले, कितना भी अंतरिक्ष में चला जाए,
लेकिन आके तो उसको ज़मीन पे ही रहना है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पक्षी से तुलना नहीं कर सकते हैं, हमको किससे करना है, पौधे के तने, मतलब एक पौधा है उसके ऊपरी भाग से करिए या पौधे से कीजिए, क्योंकि पौधा जो है हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, अपने बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए। ऐसा ही मनुष्य भी है, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं, वो मैं पहले ही बताया आपको इसके अंतर्गत पार्थिव एकता वाले में, कि जो भी पृथ्वी पर हैं, चाहे वो चेतन अवस्था में हो चाहे अचेतन अवस्था। चेतन मतलब चेतना होती है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है ना, और जिसको आप क्या कहते हैं, एक शब्द होता है जड़ और एक होता है चेतन। जानते हैं इन शब्दों का मतलब? जड़ चेतन। जड़ मतलब होता है निर्जीव चीज़ें, है ना, और चेतन मतलब सजीव चीज़ें, है ना। जड़ मतलब जैसे हो गया मिट्टी हो गई, चट्टान का टुकड़ा हो गया, हवा पानी, है ना, वो जड़ में आएंगे। चेतना में आप लोग चेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, है ना। अचेतन होते तो अचेतन कौन है? ये टेबल है, या जड़ जो है यह टेबल है। चेतन आप लोग हैं जिनमें चेतना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी शिष्या एक है, उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, अरे वो सॉरी कुमारी सेम्पुल। कुमारी सैंपल नाम है उनका। अब वो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल की क्या है? शिष्या हैं, बहन नहीं है। शिष्या और बहन में अंतर होता है। शिष्या है कौन? कुमारी सैंपल। ये वो सैंपल वैम्पल नहीं है, उनका नाम है। ठीक है, और ये हैं कहाँ की? अमेरिका की हैं। ठीक है, ये भी कौन है? नियतिवादी हैं। लेकिन अभी रेटजेल जो बताए थे, रेटजेल भी जो हैं, देखिए नियतिवादी में भी दो तरह के फिर आते हैं। एक है पूर्ण नियतिवादी। पूर्ण नियतिवादी जितने भी विद्वान हैं उनका मानना था कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, उससे उनको कोई समझौता नहीं करना है। उन हमेशा मानेंगे कि प्रकृति ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन जो थोड़ा रिजिड नहीं है, कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं किसी सिद्धांत। आप घर में देखिए, अपने गांव में ही देखिए कि कुछ लोग मानते ही हैं कि मतलब कोई भी रूढ़ी है तो उस पर अडिग हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लिबरल होते हैं कि चलो हो गया, अगर ऐसा हो जाता है, उसको किसी ने नहीं फॉलो किया तो ठीक है, होता है ना ऐसा। तो कुछ हैं पूर्ण नियतिवाद वाले जो कि हमेशा यह मानते हैं कि नियति प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कुछ नियतिवादी ही जो विद्वान हैं उनमें से ही कुछ का मानना क्या है कि प्रकृति तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन उसमें मानव की भी थोड़ी बहुत भूमिका रहती है, मानव भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता रहता है। ठीक है, इसको बंद कर दो जी, तुम लोग का ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है, कोई भी आ जा रहा है तो इनकी शिष्या हैं रेटजेल की, कुमारी सैंपल, अमेरिका की हैं। इनकी पुस्तक का नाम है, उसको लिख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक का नाम है, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। देखिए ये किसकी शिष्या हैं? रेटजेल की शिष्या हैं। तो जब कोई शिष्य गुरु से ही सीखेगा ना, उसी से ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो इन्होंने रेटजेल से ही ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने फिर उनकी आलोचना भी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कुछ कमी समझ में आ सकती है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ गलत बता देता हूँ तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई पाप हो जाएगा या सज़ा मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा इन्होंने भी किया है। रेटजेल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, उनके साथ रहीं, पढ़ी लिखी, सीखा, लेकिन बाद में फिर उनके ही विचारों का इन्होंने कुछ आलोचना भी की है। आलोचना कैसे की है?
एक स्टेटमेंट देती हैं ये सारे स्टेटमेंट जो हैं कहानी के रूप में है या कथन के रूप में, इनको आप उत्तर में प्रयोग कर सकते हैं। तो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको तब मिलेगा, ये लिखाया नहीं जा सकता सब चीज़। तो स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि रेटजेल के जो विचार हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पे अगर खड़ा हो जाए, तो जब कोई व्यक्ति पर्वत पे खड़ा हो जाएगा या छत पे आप खड़े हो जाइए तो आपको क्या दिखेगा? पर्वत के सामने बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, छत के आपके आसपास जो चीज़ें होंगी दिखेंगी, है ना। लेकिन उसी समय व्यक्ति जहाँ पे खड़ा हुआ है उसको नहीं देख पाता है। अगर आप पर्वत पे खड़े हैं या अपने छत पे खड़े हैं तो आपका ज़्यादा ध्यान कहाँ होता है? सामने की तरफ होता है। लेकिन जहाँ पे आप होते हैं उन चीज़ों के अध्ययन, मतलब उन चीज़ों पर आपका ध्यान कम होता है। तो ऐसा ही सैंपुल ने कहा कि रेटजेल जो हैं उन्होंने अध्ययन तो बहुत सारे विचार तो दिया है, लेकिन उनके विचार में जो है वो क्रमबद्धता नहीं देखने को मिलती है ना। बहुत सारा विचार दिया है और इन्होंने यह कहा कि रेटजेल के जो कार्य हैं, जब रेटजेल अध्ययन कर रहे हैं या किसी जगह का जाके सर्वेक्षण कर रहे हैं, है ना, नियतिवादी हैं तो क्या सर्वेक्षण करेंगे? प्रकृति का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव की तुलना में, मानव को प्रभावित कर रही है। तो जब रेटजेल अध्ययन कर रहे हैं तो वो अपने कार्यों से ही कार्य करते जा रहे हैं और विचार आते जा रहे हैं। जब स्टडी करता जा रहा है मनुष्य तभी ना विचार आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा स्टडी कर लिया फिर नए नए विचार लिख रहे हैं, है ना। तो इस क्रम में सैंपुल कहती हैं कि उनके विचारों में क्रमबद्धता नहीं है। विचार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक होता है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच, तो उसमें उनके सिस्टमेटिक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। मेन मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट सैंपुल कहती हैं कि जो मनुष्य है, इन्होंने जो है कहा है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति का क्या है? जैसे पृथ्वी जो है वो मानव के लिए माता के समान है। सैंपुल कह रही हैं कि पृथ्वी मानव के लिए कैसी है? माता के समान है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है मनुष्य के लिए एक तो जीवन का आधार है। जिस तरह माता जो है अपने बच्चे का पोषण करती है, देख रेख करती है, वैसे ही प्रकृति मानव के लिए है और मनुष्य के लिए क्या करती है? देख रेख करती है, उसको आवास, भोजन ये सब उपलब्ध कराती है ना। प्रकृति ही है जिसके कारण हम जीवित हैं। अगर प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं आधारभूत, चाहे हवा है, पानी है, ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए प्रकृति जो है माँ के तरह है, मातृत्व दिखाती है, ठीक है ना। और तो प्रकृति का मानव क्या है? शिशु है। यही कहा इन्होंने, एक स्टेटमेंट यह है उनका। फिर इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है, जिस तरह से पृथ्वी मनुष्य के लिए माँ के समान है, वैसे ही मनुष्य जब प्रकृति में अलग अलग क्षेत्रों में रहता है तो प्रकृति उसी के अनुरूप जो है मनुष्य को भी क्या करती है? अपने अनुरूप बदल देती है। जैसे जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों आदि में, उनके जो पैर हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है ना, उनको पहाड़ पे उतरना चढ़ना है, ये सब लगा रहता है ना। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका जो शरीर है वो बहुत मजबूत नहीं रहता है, लेकिन उनके जो मतलब उनके जो हाथ हैं या उनका जो सीना है ना, ये वाला पोर्शन बहुत मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि उनको नाव चलाना है। समझ रहे हैं बात? ठीक है। अगर उस व्यक्ति को आप जो समुद्र के किनारे रह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में ला दें तो उसका जीवन संकटमय हो जाएगा, क्योंकि उसके पैर मजबूत नहीं है। ऐसे ही पहाड़ी वाले को ले जाएं समुद्र में छोड़ दें तो उसका भी जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है, चलो भाई, जो प्रकृति है वह मनुष्य के लिए माँ के समान है, तो उसको उसी के अनुरूप देखभाल करती है ना। जैसे माँ ही होती है तो हर एक बच्चे को अलग तरीके से देखती है ना। भाई कोई बहुत इंटेलिजेंट है, या मान लीजिए कोई बच्चा 10 रोटी खा रहा है, उसका कोई 1 रोटी खा रहा है ना। तो जो 1 रोटी खा रहा है वो प्रयास करेगी कि और उसको खिलाए किसी तरह से, है ना। माँ ऐसा करती हैं। जो ज़्यादा खा रहा है तो जान ही रही, वो तो खा ही लेगा, दूसरे का भी छीन के खा लेगा, है ना। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब, ठीक है। एक स्टेटमेंट है उसको लिख लीजिए
कुमारी सैंपल का ही। कुमारी सैंपल के अनुसार लिखिए जल्दी से। कुमारी सैंपल के अनुसार मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है। मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है जिस पर वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है। भरपूर मतलब खूब सारा प्रभाव पड़ता है। पुतले के समान है जिस पर वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है तथा वह उसी भांति अपने को ढाल लेता है। तथा वह उसी भांति अपने को ढाल लेता है। उसी भांति अपने को ढाल लेता है। ढाल लेता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सैंपल कह रही है कि मनुष्य जो है एक मोम की तरह है या प्लास्टिक का टुकड़ा, प्लास्टिक है। मोम मतलब मोम, आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को पिघला दीजिए और उसको फिर आप जिस पात्र में डालेंगे उसी के आकार का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य मोम की तरह है ना। तो मतलब वातावरण का जैसे प्रभाव पड़ेगा वैसे मनुष्य खुद को ढाल लेगा। अगर अभी आपको यहाँ से उठा करके 20 सालों के लिए बर्फीले क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो आप फिर बर्फीले क्षेत्र में रहने के अनुसार हो जाएंगे, अनुकूलित हो जाएंगे, है ना। तो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है, ये इस तरह से जो है विकास क्रम था नियतिवाद का। अब हम उसकी आलोचना देखेंगे कि क्या क्या आलोचना है नियतिवाद की। तो महत्वपूर्ण है यह नियतिवाद की आलोचना। हेडिंग डाल लीजिए। नियतिवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म। आलोचना में आप लोग करते रहते हैं एक दूसरे की। टीचर्स की आलोचना भी करते होंगे, आपस में भी करते होंगे, वो पढ़ा के चले गए, ऐसे समझ में नहीं आया कुछ, है ना। आलोचना जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है और आलोचना जो है व्यक्ति के सामने करनी चाहिए तो उसका कुछ फ़ायदा भी मिलता है ना। पीठ पीछे आलोचना का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको केवल मज़ा आएगा। जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं वो अपने में तो कुछ सुधार नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे सामने बोलेंगे तो मैं उसमें कुछ सुधार करूँगा, लेकिन आप आपस में बोलेंगे तो क्या सुधार होगा? आपको मज़ा बस आएगा आपस में कि ओ ऐसा पढ़ा रहे थे। तो इसीलिए आलोचना जो है सामने करनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए, और क्या है उसके आगे? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी। आंगन कुटी है, ठीक है, वो जो होगा उसको पढ़। मतलब सेंस यही है कि आलोचना सामने करना चाहिए। इसीलिए नियतिवाद की आलोचना कर रहे हैं। नियतिवाद में सिंपल सा था कि प्रकृति महत्वपूर्ण है, मनुष्य की भूमिका को नगण्य माना गया, कुछ नहीं है। आलोचना में क्या होगा कि जितने भी लोग आएंगे, अभी तक जितने लोग देखे हैं वो नियतिवाद के पक्षधर थे। अगर आप कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे ज्योग्राफी का, अगर मान लीजिए पीजी आदि करना है आपको, तो अगर CUET का एग्ज़ाम दे के करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि नियति दे देगा 4 ठो। जैसे दे दिया आपको कुमारी सैंपल, दे दिया रेटजेल, है ना, और दे दिया किरचॉफ, हैकल बकल, और एक दे दिया मान लीजिए ब्लास, विडाल डी ब्लास। तो इतने भूगोलवेत्ताओं का नाम दे करके उसमें से पूछेगा आपसे कि कौन नियतिवादी नहीं है ना। तो कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कहीं भी आ सकता है। तो आलोचना में क्या होगा? अभी तक हम देख रहे थे जितने भी भूगोलवेत्ता थे सब प्रकृति को महत्वपूर्ण बता रहे थे। प्रकृति को महत्वपूर्ण बता रहे थे कि नहीं? आलोचना में क्या होगा कि भूगोलवेत्ता कुछ आएंगे, वो ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। प्रकृति ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। वो कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि मानव जो है वो प्रभावित करता है प्रकृति को, तो वो मानव की भूमिका को दिखाएंगे, है ना। आलोचना में यही होगा कि मानव को भूमिका को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी की कमी को बताते हैं तो उसको सही करके बताते हैं ना, कुछ सुधार बताते हैं ना, कुछ उसमें ऑप्शन रहता है तब ना बताते हैं,
ऐसे ही तो कह नहीं देते कि वो अच्छा नहीं पढ़ाया। क्यों अच्छा नहीं पढ़ाया? क्योंकि कुछ कमी आपको दिखी होगी कि यहाँ पे गलत पढ़ा दिया या तरीका गलत है। ऐसे ही जो नियतिवाद की आलोचना में है, ठीक है ना। तो फिर आलोचना को कल करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। 20